तो अब देखिए बेटा, हम ये बता रहे थे कि अपना संविधान कब बन करके तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949। तो इसलिए ये 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यही कारण है कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमको ये जानने की जरूरत है कि इसमें कुछ और भी मुख्य बातें हैं, जैसे कि अपना संविधान कितने दिन में बना, तो ये भी लिख लीजिए। अपना संविधान बनाने में दिन याद रखना बेटा, कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने लगे बेटा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, बोलिए, ये दिन याद रहेगा। अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। संविधान को बनाने के लिए और लिखने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी बेटा? प्रारूप समिति। ठीक है बेटा, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोला जाता है बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा। ड्राफ्टिंग कमेटी। कमेटी का स्पेलिंग COMMITTE। ठीक है, कमेटी। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो प्रारूप समिति, अब इसमें समझने की जरूरत है कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बेटा? कुल 7 सदस्य। कुल 7 सदस्य। एक इसमें से अध्यक्ष थे। कौन थे बेटा इसमें? अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन थे बताएगा कोई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे बेटा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रहेगा? यस सर। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? बोलिए, संविधान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का पिता। संविधान का, भारतीय संविधान का। याद रहेगा? बोलिए। अच्छा, अब देखिए, इसमें जो 7 सदस्य थे उनका भी नाम हम लोग को पता होना चाहिए। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कुछ लोग का। इसमें एक जो है, छोड़िए इतना ज़्यादा आप लोगों से पूछेगा नहीं, लेकिन जैसे कन्हैया लाल थे और मोहम्मद शाहदुल्ला थे, और भी कृष्णामाचारी थे, टीटी कृष्णामाचारी थे, ऐसे करके कुछ और लोग थे, आयंगर थे। चलिए, ये इतना लिख चुके हैं आप लोग? हाँ सर। बोलिए। हाँ सर। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जैसे कि हमको जानना है। जैसे हम लोगों ने कहा कि उद्देशिका में क्या क्या बातें थी, तो जैसे लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अगर जो पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा कौन है, और आपके सामने प्रश्न है कि भारत के लोग, संविधान या राष्ट्रपति, तो सबसे बड़ा कौन है बेटा? भारत के लोग के बाद कौन है? राष्ट्रपति या संविधान? संविधान। कौन है बेटा? और उसके बाद से क्लियर हो गई बात? बोलिए। अच्छा, चलिए ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें थी जिनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसमें एक चीज़ था बेटा उद्देशिका में कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कही गई थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि हम अपने देश के आर्थिक हितों के स्वयं ही मालिक हैं, किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है। किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है। यानी हमारे देश की जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है उसके मालिक हम स्वयं ही हैं। ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का मतलब यह होता है कि देश का जितना भी आय होगा वो सरकार सभी लोगों के विकास के लिए समान रूप से खर्च करेगी। बात क्लियर होगी? समाजवादी का मतलब क्या हुआ कि देश का जितना भी आय होगा
सरकार उस सभी पैसे को सभी लोगों के लिए बराबर मात्रा में खर्च करेगी। एक शब्द इसमें और आया बेटा, एक शब्द आया है जो बहुत जरूरी है, पंथ निरपेक्ष। क्या है बेटा? पंथ निरपेक्ष। सुन रहे हो? पंथ निरपेक्ष, ठीक है बेटा, पंथ निरपेक्ष। इसको देखो, पंथ किसका होता है बेटा? धर्म का। किसका होता है? धर्म का। तो इसको कई जगह लिखा रहता है धर्म निरपेक्ष। क्या लिखा रहता है बेटा? धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब क्या है जान? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा सेकुलर। क्या बोला जाता है? सेकुलर। क्या बोला जाता है? सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे अपने यहाँ पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है, इसका मतलब यह है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, या भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। क्लियर है बात? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है बेटा? लिख लीजिए, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं। बात क्लियर हुई? पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई पूछे आप लोगों से या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है, तो क्या बताओगे? भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, या भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है नहीं। भारत जो है किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में नहीं मानता है और सभी धर्मों को बराबर का महत्व देता है। यह अपने संविधान की भूमिका है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसमें जो है न्याय की बात कही गई थी। न्याय के बारे में मैंने बता ही दिया। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक में मतलब सभी लोगों को जो है, मान लीजिए कि शादी विवाह सबका होता है कि नहीं होता है। उसके बाद से अपने समाज के जो भी सिस्टम है, रीति रिवाज है, उनको माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आर्थिक न्याय का मतलब यह होता है कि बच्चों सभी को अपने रोजगार पाने का अधिकार है। हम उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखेंगे। ये किसका कथन है? सरकार का या संविधान का, कि देश लोगों के आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा। बात समझ में? और राजनीतिक न्याय का मतलब आप लोग समझ रहे हो। ऐसे आप लोग मोटा मोटा जान लो, राजनीति में सभी लोग भाग लेते हैं कि नहीं? बोलिए। जिसको चाहे जिस पद के लिए खड़ा हो सकता है कि नहीं। उसके लिए जो कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी भी तो खड़ा होकर लड़ सकता है ना चुनाव। बोलिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। अब बाकी जो है अभी इसके बाद पढ़ेंगे।